प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 75वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के धार में जनता को संबोधित किया। उन्होंने कई योजनाओं का लोकार्पण किया और पाकिस्तान को आतंकवाद पर कड़ी चेतावनी दी। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे वीर जवानों ने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। उन्होंने कहा कि नया भारत किसी की परमाणु धमकियों से डरने वाला नहीं है। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि माँ भारती की आन बान शान से बड़ा कुछ भी नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट में। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। वीडियो संदेश में उन्होंने मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताते हुए भारत इजराइल की मजबूत दोस्ती की सराहना की और जल्द मुलाकात की उम्मीद जताई। अब अगला खबर देखिए। SBI बैंक में दिन दहाड़े बड़ी डकैती हुई। बदमाश 1 करोड़ रुपए नकद और करीब 20 करोड़ का सोना लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर भर में नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश जारी है। इस घटना से लोगों में दहशत फैल गई है। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर में। दूध, घी, पनीर और आइसक्रीम हुए सस्ते। सरकार के GST सुधारों का असर ग्राहकों तक पहुंचने लगा है। मदर डेयरी ने अपने दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की कीमतों में कटौती कर दी है। 1 लीटर टोन टेट्रा पैक दूध अब 77 रुपए की जगह 75 रुपए में मिलेगा। वहीं छोटे पैक भी 1 रुपया -2 रुपए सस्ते हो गए हैं। पनीर के 200 ग्राम पैक की कीमत 95 रुपए से घटकर 92 रुपए और 400 ग्राम का पैक 174 रुपए का हो गया है। घी मक्खन पर भी राहत मिली है। 1 लीटर घी का पैक 675 रुपए से घटकर 645 रुपए और 500 ग्राम मक्खन 305 रुपए से घटकर 285 रुपए में मिलेगा। आइसक्रीम पर भी कटौती हुई है। छोटे कप और कोन अब 5 रुपए तक सस्ते मिलेंगे। इतना ही नहीं, सफल मटर, अचार, जैम, नारियल पानी और टमाटर प्यूरी जैसी चीजें भी 5-15 रुपए तक सस्ती हो गई हैं। GST सुधारों के तहत अब सिर्फ 2 स्लैब 5% और 18% रहेंगे। दूध, पनीर पर GST 0 कर दिया गया है, जबकि घी, मक्खन, चीज, मिल्क शेक और आइसक्रीम को 12-18% से घटाकर 5% स्लैब में लाया गया है। ग्राहकों के लिए त्योहारों से पहले बड़ी राहत। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। वैष्णो देवी यात्रा आज से दोबारा शुरू होगी। श्राइन बोर्ड ने कहा कि यात्रा मौसम पर निर्भर करेगी। श्रद्धालुओं से अपील है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों से ही अपडेट लें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। अब अगला अपडेट देखिए। भारत ने रूस बेलारूस की संयुक्त सैन्य ड्रिल ZAPAD 2025 में हिस्सा लिया। इसमें भारत के 65 सैनिक शामिल हुए। अभ्यास 12 से 16 सितंबर तक चला। खास बात ये रही कि राष्ट्रपति पुतिन खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे। इससे अमेरिका की चिंता और बढ़ गई है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने ग्रीन पार्टनरशिप, यूक्रेन में शांति के प्रयासों, भारत EU के बीच मुक्त व्यापार समझौते और UNSC संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में डेनमार्क की भूमिका पर चर्चा की। इस बातचीत में AI इम्पैक्ट समिट 2026 का भी जिक्र हुआ। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। भारतीय रेलवे 25 सितंबर से भारत गौरव एक्सप्रेस चलाएगा। ये ट्रेन अमृतसर से चलेगी और यात्रियों को 4 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी दिखाएगी। 9 दिनों का ये पैकेज 19,555 रुपए से शुरू होगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM महागठबंधन में शामिल होना चाहती है, लेकिन RJD और कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। इसकी मुख्य वजह ओवैसी की कट्टर मुस्लिम नेता की छवि और मुस्लिम वोटों के बिखरने का डर है। 2020 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने सीमांचल में 5 सीटें जीती थी, लेकिन बाद में 4 विधायक RJD में शामिल हो गए थे। RJD और कांग्रेस का मानना है कि ओवैसी को साथ लेने से हिंदू वोटर भाजपा के पक्ष में ध्रुवीकृत हो सकते हैं और भविष्य में मुस्लिम वोट भी खिसक सकते हैं। इसीलिए इंडिया गठबंधन दूरी बनाए रखकर अपनी रणनीति साध रहा है। अब अगला अपडेट देखिए। भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने ICC मेंस T20I बॉलिंग रैंकिंग में पहली बार नंबर 1 का स्थान हासिल किया है। वो जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई के बाद ये उपलब्धि पाने वाले तीसरे भारतीय बने हैं। 34 साल के वरुण को एशिया कप 2025 और इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट झटकने के शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला। वहीं कुलदीप यादव भी 16 पायदान ऊपर चढ़कर 23वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ये भारतीय स्पिनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। S&P ग्लोबल की नई रिपोर्ट इंडिया फॉरवर्ड शिफ्टिंग होराइजन्स के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा। रिपोर्ट कहती है कि भारत की घरेलू मांग और मजबूत आर्थिक ढांचा इसे वैश्विक संकटों से बचाने वाला कवच है। 2025-26 में GDP वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान है। साथ ही भारत डिजिटल ऊर्जा और व्यापार क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आर्थिक सुधार और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास ने भारत को वैश्विक मंच पर और मजबूत बनाया है। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों को खारिज किया कि ऑपरेशन सिंदूर भारत पाक संघर्ष में अमेरिकी हस्तक्षेप से रुका था। उन्होंने कहा कि आतंकियों पर कार्रवाई किसी तीसरे पक्ष की वजह से नहीं रुकी थी। हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में राजनाथ ने कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में भारत और मजबूत हुआ है और कोई भी ताकत भारत की संप्रभुता को चुनौती नहीं दे सकती। अगर भविष्य में आतंकवादी हमला हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर फिर शुरू होगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर में।
झारखंड के धनबाद में विश्वकर्मा पूजा और पीएम मोदी के जन्मदिन पर कोल इंडिया ने बड़ा फैसला लिया। अब हादसे में जान गंवाने पर नियमित व ठेका श्रमिकों के आश्रितों को 25 लाख रुपए मिलेंगे। पहले ये राशि 15 लाख थी। कंपनी में 2.2 लाख कर्मचारी और 90,000 ठेका कर्मी काम कर रहे हैं। अब अगला अपडेट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव से ईवीएम बैलेट पेपर पर बड़ा बदलाव। अब उम्मीदवारों की रंगीन फोटो होगी। नंबरिंग और फॉन्ट साइज भी बड़ा रहेगा ताकि वोटर आसानी से पहचान सकें। चुनाव आयोग ने इसके लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब अगला खबर देखिए। पंजाब में बाढ़ प्रभावित लोगों ने नाराजगी जताई कि राहुल गांधी को पुलिस ने रोक दिया। ग्रामीणों ने कहा, हमारे 7 गांवों में कोई अपराधी नहीं है, न ही हमें नाव दी गई। लोगों का आरोप है कि सरकार ने राहत और मदद में लापरवाही की। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट में। अमित शाह ने दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर घुसपैठियों के सहारे चुनाव जीतने का आरोप लगाया और मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियां गिनाई। अब अगला खबर देखिए। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव पर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि विजयी उम्मीदवार अब कैंपस, हॉस्टल या शहर में विजय जुलूस नहीं निकाल पाएंगे। चुनाव के दौरान किसी भी तरह का उल्लंघन या घटना होने पर सख्त कार्रवाई होगी। कोर्ट ने डीयू प्रशासन और दिल्ली पुलिस को ताजा स्थिति रिपोर्ट देने का आदेश देते हुए सुनवाई टाल दी है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर 12 सितंबर को हुई फायरिंग के आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद पकड़ लिया है। नोएडा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की टीम ने सीसीटीवी और तकनीकी जांच से दोनों बदमाशों की पहचान की। 17 सितंबर को गाजियाबाद के लोनी में मुठभेड़ के दौरान आरोपी रविंद्र और अरुण घायल हुए और अस्पताल भेजे गए। दोनों कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बरार व रोहित गोदारा गिरोह से जुड़े हैं। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट में। दिल्ली में 23 साल बाद मतदाता सूची दोबारा बनाई जाएगी। अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपको नया रजिस्ट्रेशन कराना होगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि पुरानी सूची मान्य नहीं होगी और हर वोटर को अपनी जानकारी फिर से अपडेट करनी होगी। अब ये खबर भी देखिए। जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ अलगाववादी नेता अब्दुल गनी भट्ट का निधन हो गया है। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। भट्ट जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के संस्थापक सदस्यों में से रहे और घाटी की राजनीति में उनका बड़ा प्रभाव था। उनके निधन पर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में शोक। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। हजारीबाग में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एक मुठभेड़ में 10 लाख के इनामी माओवादी राम खेलावन गंजू समेत 3 नक्सली मारे गए। राम खेलावन 1995 से नक्सली संगठन से जुड़ा था। पुलिस ने मौके से हथियार भी बरामद किए हैं। ये क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी है। अब अगला अपडेट देखिए। अक्षय कुमार की फिल्म #जॉली LLB3 ने एडवांस बुकिंग में शानदार कमाई की है। फिल्म की रिलीज से पहले ही इसने करोड़ों रुपए बटोर लिए हैं, जिससे ये साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई है। फिल्म में अक्षय और अरशद वारसी की जोड़ी देखने लायक है। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट में। गाजीपुर एसपी ऑफिस में सुभासपा कार्यकर्ता को महिला सिपाही ने थप्पड़ मारे। कार्यकर्ता AIMIM नेता शौकत अली के बयान के विरोध में ज्ञापन देने गए थे। भीड़ में धक्का लगने से नाराज महिला सिपाही ने कार्यकर्ता को कई थप्पड़ मारे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाद में अन्य सिपाहियों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। आगे की खबर के लिए बने रहें। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से सेब की फसल बर्बाद हो गई है। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये अल्लाह का कहर है, क्योंकि हम उनसे दूर हो गए हैं और नमाज नहीं पढ़ते। उन्होंने कहा कि मुश्किलें हमें अल्लाह की ओर लौटने का संदेश देती हैं। इसके अलावा उन्होंने गाजा का भी जिक्र किया और कहा कि वहाँ हजारों लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन कोई भी मुस्लिम देश उनके लिए आवाज नहीं उठा रहा है। राजमार्ग बंद होने से सेब खराब होने के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है और वे बहुत परेशान हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा निकाली। बिलासपुर में सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर वोट चुरा रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता बैज ने कहा कि जनता को 500 रुपए की जगह 2000 रुपए का बिजली बिल मिल रहा है। अब अगला अपडेट देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 23 देशों को ड्रग तस्करी और अवैध ड्रग उत्पादन करने वाले देशों की लिस्ट में डाला है। इसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, कोलंबिया, बोलीविया और वेनेजुएला जैसे देश शामिल हैं। अब ये खबर भी देखिए। बसपा ने यूपी की राजनीति में वापसी के लिए 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने MBCS फॉर्मूला बनाया है और पुराने जनाधार को मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। मायावती की इस रणनीति से सियासी माहौल गरमाने लगा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर में। बिहार चुनावी दौरे में बख्तियारपुर पहुंचे तेजस्वी यादव का भव्य स्वागत हुआ। समर्थकों ने उन्हें सोने का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान भीड़ ने नारेबाजी कर उत्साह जताया। तेजस्वी ने जनता से जुड़ाव और बदलाव का भरोसा दिलाया। अब अगला अपडेट देखिए। यूपी के 12 डैम आधे खाली हो चुके हैं। सबसे बड़े रिहंद डैम में भी पानी की कमी देखी जा रही है। अगर बारिश नहीं हुई तो बिजली उत्पादन और सिंचाई दोनों पर असर पड़ सकता है। किसानों और आम जनता के लिए पानी की किल्लत बढ़ने की आशंका। अब ये खबर भी देखिए।
बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की ताज़ा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को अपनाने में भारत दुनिया के कई देशों से आगे निकल गया है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 70% भारतीय लोग हेल्थ गैजेट्स, मोबाइल ऐप्स और तकनीक आधारित उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि 25% लोग AI हेल्थ एजेंट्स का सहारा ले रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह ट्रेंड स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। हालांकि डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि डेटा प्राइवेसी, गलत उपयोग और तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता से सेहत को खतरा भी हो सकता है।